नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज राजनीति में तेजी से बदलते हुए परिवेश की। केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, लोगों में आक्रोश भी है, बहुत सारे लोग कल सड़कों पे उतरे और अभी भी कुछ समाचार हैं कि काफ़ी जगह लोग सड़कों पर हैं, खासतौर से कुछ शहरों के अंदर। आम आदमी पार्टी चूँकि बेसिकली स्ट्रीट फाइट से ही उभरी थी, तो उनके अंदर ये मादा है कि वो सड़कों पर उतर सकते हैं। दूसरा, महुआ मोइत्रा के ऊपर भी काफ़ी जगह फिर से आज रेड मारी गई हैं और इस पर सीबीआई की रेड है। ऐसा लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि विपक्ष को पूरा ही निपटा देना है और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आचार संहिता लगी है, नहीं लगी है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी जो अपनी जो एक रीत है, उसके ऊपर वो लगातार वैसे ही चल रहे हैं जैसे ना तो कोई इलेक्शन है, ना कोई आचार संहिता है और वो निरंकुशता जो है, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से राजनीति का रंग क्या बदलेगा? क्या लोगों को इस किस्म की परिपाटी ही मंज़ूर है? क्या लोग अब इस चीज़ को एसिमिलेट कर चुके हैं कि अगर तानाशाही है तो भी क्या है? रोटी तो खाने को मिल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोगों का काम-काज चल रहा है, व्यापार चल रहा है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हो रहा है। जब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई जेल चला गया, नहीं चला गया? और जेल जाने वाले 95% तो अपोज़िशन वाले ही हैं, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। और बड़े-बड़े जो दूसरे पहले लोग थे, जिनके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी, वो सब बीजेपी में जाके गंगा स्नान कर चुके हैं। तो अभी इसके बाद क्या हालात उभर सकते हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक आनंद वर्धन सिंह जी हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपने थोड़ा-सा वक़्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, बहुत-बहुत आभार आपका। आनंद जी, कोई प्रश्न नहीं है। आजकल के हालात पे पहली टिप्पणी आपसे चाहूँगा कि हो क्या रहा है? नज़र क्या आ रहा है? क्या हो सकता है? दिनेश भाई मतलब जो भी हो रहा था अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी है और जो ट्रेडिशनली मैं आपसे एक चीज़ बात करूँ, मैं 77 के चुनाव से व्यक्तिगत रूप से चुनाव का पार्ट रहा हूँ। मतलब या तो उस चुनाव में घर का कोई पार्टिसिपेट कर रहा है या कहीं मतलब मैं चुनाव में पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ उसका। इतने सालों में जब एक बार आचार संहिता लग जाती थी, तो उसका पालन एक होने लगता था और चुनाव का प्रकार भी चेंज होने लगा। चुनाव पहले ये सब खर्चे-वर्चे का वो नहीं माँगा जाता था। पहले रात में 2-2 3-3 बजे, 4-4 बजे रात तक रैलीज़ होती थी। लोग किसी टाइम आते थे। स्वरूप बदलने लगे, चीज़ें बदलने लगी और एक तरह से एक इलेक्शन कमीशन का नियंत्रण आने लगा। अ, सेशन साहब ने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंजेस की, ग्राउंड रूल चेंज हुए, समय नियंत्रण हुआ कि रात में 10 बजे के बाद नहीं, सुबह 6 बजे के बाद नहीं, ये सब ठीक था। फिर ये हुआ कि कुछ एक पैसे का नियंत्रण होगा, तो एक लिमिट बना दी गई कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। ये सबको पता है कि जो लिमिट बनती है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसमें कोई कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। तो हालाँकि उसपे भी एक बार-बार डिबेट चलती है कि एक सांसद को आप पहले दिन से ही एक झूठे घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र से दस्तखत करवा लेते हैं, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? खैर, फिर भी ये था कि अगर कुछ एक लिमिट रहेगी तो थोड़ा ठीक है, कम से कम थोड़ा तो कंट्रोल होगा। इन सब के बीच ये था कि जब इलेक्शन कमीशन के चुनाव की घोषणा कर देता था, उसके बाद चीज़ें स्टैंड स्टिल हो जाती थी, कोई मेजर चीज़ नहीं होती। और अ, मतलब मैं एक एक क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से बता दूँ लोगों का लोगों के बंदूक, पिस्तौल, असलहे जो उनको सरकारी लाइसेंस पे मिले थे, वो भी जमा करवा लिए जाते थे। और भाई बेसिक आइडिया तो देने का था सुरक्षा, आत्मरक्षा, तो ये माना जाता था कि इस 2-3 महीने के अंदर इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। हालाँकि अगर इस दौरान कोई लूट-मार, हत्या, रेप होता तो उसका अपना नॉर्मल क काम होता था। लेकिन अ, कम से कम और ये पिछले कुछ इलेक्शंस में भी हम लोगों ने देखने लगे और खास करके जब से भाजपा आई कि लोग इंतज़ार करती थी कई ऑपोज़िशन पार्टीज़ कि भैया एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए, फिर हम अपने पत्ते खोलें, नहीं तो ये हमें तंग करेंगे। और फिर ये माना जाता था इलेक्शन कमीशन का इसमें एक रोल हो गया है और आपको जनरली तंग नहीं किया जाएगा। इस बार भी ऐसी ही बात थी और इसकी एक मैं प्रस्तावना भी दे दूँ, इलेक्शन जब हो जाता था तो जब अगर डिक्लेयर हो जाता था तो बहुत से लोग मतलब ये बहुत का आम बात थी कि बहुत से लोग जो जेल में बंद रहते थे, वो भी इलेक्शन लड़ते थे। जॉर्ज फर्नांडिस साहब बड़ौदा डायनामाइट में
जो राजद्रोह का मुकदमा था, मतलब स्टेट के अगेंस्ट मुकदमा था, उसमें बंदी थे, आरोपित उसमें थे। लेकिन वो जेल से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर भरे, जेल से इलेक्शन लड़ा, जीते क्योंकि वो आरोपित थे। बहुत से लोगों को, अगर आपको याद हो, इमरजेंसी के बाद सबको छोड़ दिया गया इसलिए कि भई जाके इलेक्शन लड़ो। अ, इस सबके बीच में एक चीज़ इसलिए बार-बार याद दिलाता हूँ कि इस इस समय भी इस तरह का कुछ कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा हुआ था। अमित शाह साहब के ऊपर हत्या का आरोप लगा था। उन्होंने सोहराबुद्दीन जो एनकाउंटर हुआ था, उसमें ये था कि ये अ, वहाँ के गृह मंत्री थे, इनके फ़ोन से सैकड़ों मॉनिटरिंग हो रही थी, जिसका बाद में इन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसी बात करता हूँ, लेकिन वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और उस हत्या आरोपित थे। और ये जिस तरह से इस समय अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया जा रहा है, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में इनको किंगपिन बताया था। ये 9 जुलाई, अगर मैं मुझे जितना याद है, जुलाई का जहाँ तक मुझे याद है 9 जुलाई 2010 में ये गिरफ्तार हो गए। फिर इनकी ज़मानत 29 अक्टूबर 2010 में हुई और ज़मानत के अगले दिन दिल्ली की अदालत में ये कहा गया कि ये गुजरात नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये गुजरात जाएँगे तो ये इस केस को प्रभावित करेंगे। और तभी से इनके नाम के आगे तड़ीपार लग गया था। क्योंकि ये तड़ीपार कोई वो नहीं है, ये एक नॉर्मल टर्म है, जिला बदर जिसको हम लोग बोलते थे वैसे पहले। लेकिन उसका शायद उस तरफ तड़ीपार बोलते हैं, हम लोगों के यहाँ जिला बदर बोलते हैं, जो इस तरह। तो एक एक बहुत कॉमन चीज़ है, मतलब इस तरह के जो अपराधी होते हैं उनको भई ये आके डराएँगे, धमकाएँगे, इस तरह के लोगों को उस जिले में एंट्री बंद कर दी जाती है। इनको गुजरात से एंट्री बंद कर दी गई थी, ये तड़ीपार हो गए थे। 2012 का जब विधानसभा इलेक्शन गुजरात में हुआ तो इन्होंने इन्होंने फिर अदालत ने इनको परमिशन दी कि आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आपको इलेक्शन इन्होंने कहा भई हमें इलेक्शन लड़ना है, तो फिर इनको इजाज़त दी गई थी गुजरात जाने की, इलेक्शन क्योंकि इनको लड़ना था। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में दिल्ली प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये जो आरोप चल रहे हैं, ये पिछले 2022 से ये मामला चल रहा है। ये आरोप-प्रत्यारोप जो भी आरोपित जो हो रहा है कि भई ये कागज़, वो कागज़, इसमें एविडेंस ढूँढा जा रहा है। जी। इसमें कोई भी ऐसी नई घटना नहीं हुई है, जो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोई ऐसा नया चीज़ आ गई हो जिससे जो प्रोवोक करे इनके अरेस्ट को। जो घटनाएँ जैसी स्थिति जिस दिन ये परसों जब गिरफ्तार हुए, वही स्थिति आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले भी थी। ऐसे समय में अगर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इट also टेल्स अपॉन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज़ जो मेरी समझ है, इस तरह के उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बिना परमिशन के या बिना उनके उसके इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये ऑनगोइंग है, कोई कोई ये काम इन्होंने इलेक्शन कमीशन की घोषणा के बाद नहीं किया है कि इन्होंने भाई कोई मर्डर कर दिया और इनको अब कैसे? वो प्रोटेक्शन है। तो इनको वो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं इस बात को इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन में 2 मैं अब 2 चीज़ों पे और दिनेश भाई आपसे बात जी, करूँगा। जी, इंडिया गठबंधन के ऊपर 2 बहुत ये लगते हैं कि ये बहुत अ, ग कसा हुआ गठबंधन नहीं दिखाई देता है, जिसमें मतलब सारे लोग एक-दूसरे से गले में हाथ डाल के बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये समझना होगा, ये पार्टी नहीं है। इंडिया गठबंधन इज़ एन अलायंस। हर पार्टी का अपने-अपने ढंग से लड़ने का वो है, हर पार्टी का एक अंडरकरंट है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो अरविंद केजरीवाल का मामला हुआ, उससे मुझे ये लगता है कि 2 उसने वो किए। एक तो उसका ग्लू इफेक्ट हुआ, कई लोग कहते हैं कि नहीं, उससे इंडिया गठबंधन ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा कसा हुआ नज़र आया, नंबर 1। नंबर 2, उसपे जो कभी-कभी होता है ना, कोई-कोई जीवन में ऐसा होता है, कभी आपको क्लास टेस्ट में या मंथली टेस्ट में नंबर कम मिल जाएँ फिर, तो आप फिर दिखाते हैं कि नहीं-नहीं, अब इस सब्जेक्ट में तो मुझे फिर दिखा ही के रहना है। तो उस तरह का एक, हालाँकि बात है, मुझे वो टर्म नहीं पता है, आप वो बेहतर टर्म बता देंगे। उसको मोटिवेशन कह लीजिए या उसको एक एक ठानने की बात कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन का जो भी है, उसको अब ये ठान लेना लिया है कि अब मुझे दिस इज़ द टाइम दैट आई हैव टू बी टुगेदर। और उसका एक उदाहरण देके मैं पहला पहला वक्तव्य खत्म करूँगा।
आम आदमी पार्टी ने हर जगह कांग्रेस को रिप्लेस किया था। दिल्ली में भी वो आई तो कांग्रेस की सरकार को हटाया था। वो जब पंजाब गई तो उसने कांग्रेस की सरकार को हटाया था। और उन्होंने जो उनका टोटल कैंपेन था, वो शीला दीक्षित को बहुत खराब टेस्ट में उन्होंने बोला था। मतलब आज वो शायद समय नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल हैड मतलब उन्होंने बहुत खराब शब्द इस्तेमाल किए थे और उनके पास कुछ था नहीं। कागज में हम कहते थे मेरी जेब में ये लिस्ट है, वो लिस्ट है, ये सब ओके ठीक है। ये पार्ट एंड पार्सल है जो हमारे देश में जो इस समय सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता इसको बहुत उससे यूज़ करते हैं, सक्सेसफुली यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल में दिल्ली में जो सबसे बड़े 2 क्रिटिक थे, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के लड़के, किसी को भी बुरा लगेगा, वहाँ के एमपी थे, 2-2 बार के एमपी हैं, उनकी माता जी के लिए जिस तरह की बातें इन्होंने यूज़ की और दूसरे अरविंद सिंह लवली। ये दोनों कांग्रेस के लोग बहुत ही एंटी आम आदमी पार्टी थे, एंटी केजरीवाल थे, हर पार्टी के फोरम में कहते थे इनके साथ कोई गठबंधन नहीं, इनके साथ कोई लेकिन परसों रात में जब गिरफ्तारी की बात हुई, तो सबसे पहले पहुँचने वाले अगर कोई नेता इनके घर पे थे, तो ये दोनों। और इन दोनों लोगों ने ये कहा कि वो बातें ठीक थी, लेकिन आज जब लोकतंत्र की बात आई है, जब वो आई है, तो हम इनके साथ खड़े हैं और हम हर जगह इनके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एक शायद मोदी जी या अमित शाह साहब ह्यूमन रिलेशंस की इस चीज़ को कभी महसूस नहीं किए होंगे, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क कभी अगर दूसरे के कष्ट में आदमी दूसरे के लिए खड़ा भी हो सकता है। तो वो शायद मेरे ख्याल में थोड़ा पासा उल्टा पड़ गया है। तो मुझे तो ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल हैज़ गिवन जो जो नीतीश कुमार ने आके इंडिया गठबंधन को फ़ॉर्म किया था, तो इंडिया गठबंधन को आज मजबूती और गति अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने दे दी। अनम्यूट, 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 अनम्यूट।